जीविका जन सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यदशा संस्था 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर बात रखने का अवसर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अपने पार्टी के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे मुझको बोलने का अवसर प्रदान किया गया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस देश में श्रमिक संहिता बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब 1942 से 1946 के बीच में श्रम मंत्री के रूप में थे तो उन्होंने सबसे पहले इस देश में श्रम कानून लाने का काम किया। उस श्रम कानून के अंतर्गत जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था कि 12 घंटे का काम, उसको घटा के 8 घंटे करना, रोजगार कार्यालय की स्थापना करना, कर्मचारी राज्य बीमा का स्थापना करना, कर्मचारी संगठन को मान्यता, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम, महंगाई भत्ता, अवकाश वेतन, स्वास्थ्य बीमा, कानूनन हड़ताल का अधिकार, भविष्य निधि, श्रमिक कल्याण कोष, तकनीकी प्रशिक्षण योजना, महिलाओं को प्रसूति अवकाश, भारतीय सांख्यिकी कानून और साथ ही साथ मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष, महिला और बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम, महिला श्रम के लिए मातृत्व लाभ और कोयला खानों में भूमिगत कामों पर महिलाओं रोजगार पर प्रतिबंध के साथ साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की सिफारिश और कानून बनाने का काम अगर इस देश में सर्वप्रथम किसी ने किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया। सभापति महोदय, देश आज़ाद हुआ, देश की आवश्यकता के अनुसार और रोजगार और औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार नए नए कानून बनते गए। एक नहीं 44 केंद्रीय कानून इस देश में बन गए। कानूनों की संख्या तो खूब बढ़ी, लेकिन उस कानून में ना तो उद्योग का विकास किया और ना तो श्रमिकों का विकास किया, बल्कि औद्योगिक घरानों में व्यापार करने वाले लोगों में नियोक्ता में भय पैदा किया और इस इतने कानूनों के मकड़ जाल में हमारा श्रमिक केवल श्रमिक अदालतों में चक्कर लगाते के लिए मजबूर हो गया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर इस देश के श्रमिकों के लिए समग्रता से लंबे समय के बाद अगर किसी ने विचार किया, किसी ने कानून बनाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मैं उनको बधाई देता हूं। आपने अब केंद्रीय श्रम मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी को भी बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में एक समग्र कानून आया और इस समग्र कानून का जो आधार है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि विश्वास के अभाव में नियोक्ता और कर्मचारी में जब अविश्वास पैदा होता है तो ना उसमें नियोक्ता का भला होता है और ना तो कर्मचारी का भला होता है, और दोनों का जब नुकसान हुआ तो उसी का परिणाम है कि आज हमारा कर्मचारी का अदालतों में चक्कर लगा रहा है और हमारे यहाँ उत्पादन के यूनिट लगने के बजाय विदेशों में चली गई। वही सभापति महोदय, ऐसे कानून की मांग और आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। 2002 में राष्ट्रीय श्रम आयोग के कार्यक्रम में एक प्रस्ताव भी किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हमको एक सामूहिक आचार संहिता और ऐसी आचार संहिता बनाना चाहिए जिसमें नियोक्ता का भी भला हो और कर्मचारियों का भी भला हो। माननीय मंत्री जी ने लंबी चर्चा के बाद, चाहे औद्योगिक घराने हो, चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे श्रमिक हो, सभी से चर्चा करने के बाद एक संपूर्ण कानून बनाने का काम किया है, संपूर्ण कानून बनाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में जहां एक तरफ औद्योगिक विकास भी होगा और अपने सरकारी जो अपने कर्मचारी हैं, जो 50 करोड़ से ज़्यादा इस देश में श्रमिक हैं, उनके कल्याण के भी अनेक योजनाओं का रास्ता खुलेगा। इस क्या कानून 44 कानूनों को
में से 15 कानून समाप्त करके 29 कानूनों को 4 कोड में डिवाइड करके 4 संहिता बनाने का काम इस कानून के माध्यम से किया जा रहा है। हम पहले ही मिनिमम वेजेज एक्ट का बिल पास कर चुके हैं, जिसका परिणाम है कि आज इस देश में मिनिमम मजदूरी निर्धारित है और देश भर में ये लागू है। और बाकी 3 बिल माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है, चाहे औद्योगिक संबंध संहिता बिल हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, इन सभी का उद्देश्य इस देश के औद्योगिक विकास और श्रमिकों के बीच में विश्वास पैदा करना है। सबका साथ लेके, सबका विकास करके, सबके विश्वास से काम को करना है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, 23 जुलाई 2019 को लोकसभा में एक इस बिल को लाया गया था और वहां पर विपक्ष की मांग पे और श्रमिक के हित को देखते हुए इसको श्रमिक विभाग के संसदीय समिति को सौंप दिया गया और उनके द्वारा 233 सुझाव जो दिए गए थे, उसमें से 174 सुझावों को स्वीकार करके इस कानून में समाहित करने का काम भी यह कानून करेगा। इस कानून की जो सबसे बड़ी खास बात है कि पहले श्रमिक अपने को ये साबित ही नहीं कर पाता था कि मैं किस नियोक्ता के यहाँ काम करता था। यह कानून इस बात के लिए श्रमिक को गारंटी देता है कि किसी भी नियोक्ता को उसको नियुक्ति पत्र जारी करना पड़ेगा। उस नियुक्ति पत्र के पाने के बाद वो सभी प्रकार की जो सामाजिक लाभ है, जो कानूनी लाभ है, उसको मिलेगा। सभापति महोदय, इसी सदन में प्रवासी श्रमिकों को लेके बहुत घड़ियाली आंसू बहाए गए। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को अभाव में जो ये कानून प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को परिवर्तित कर रहा है। अगर ये कानून पहले बन गया होता, प्रवासी श्रमिकों के परिभाषा को ठीक कर दिया गया होता, जो इस कानून में लागू है, अगर ये पहले लागू हुआ होता तो कोरोना जैसे संकट महामारी के समय हमारे श्रमिक सड़कों पे दिखाई नहीं पड़ते और नियोक्ता अपने जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन नियोक्ता के ऊपर किसी प्रकार का कानूनी बंधन नहीं था कि हम श्रमिकों को उसके लिए काम करा सकें। माननीय सभापति महोदय, ये कानून इस बात का भी अधिकार केंद्र को देता है, प्रदेश को देता है कि श्रमिकों के हित में, उद्योग के हित में, व्यापार के हित में एक आयोग का गठन करेंगे। जो आयोग समय समय पर केंद्र सरकार को श्रमिकों के हित के लिए और उद्योग के हित के लिए सलाह देंगे। साथ ही साथ यह कानून राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य उपजीविका सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन करता है। अब समाप्त जिसके प्लीज। सभापति महोदय, इस कानून के माध्यम से हम प्रदेश में भी जो श्रमिकों के हित में, उद्योग के हित में हम सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगे, जिसके माध्यम से समय समय पर उनके हित की रक्षा हो सके। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में असंगठित मजदूर हैं, जिनके हितों की रक्षा की चिंता इससे पहले कभी नहीं हुई। यह कानून लागू हो जाने के बाद हम देश में बड़े पैमाने पर जो असंगठित मजदूर हैं, उनको सामाजिक योजनाओं का और उनके हितों की रक्षा के लिए भी हम काम कर पाएंगे। जहां तक सभापति महोदय श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम है, उसमें भी परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके संशोधन के बाद हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ई पेपर है या समय अनुकूल जो आवश्यकता है, उन श्रमिकों को भी हम उनके हक और हुकूक की रक्षा कर पाएंगे। सभापति महोदय, बस 1 मिनट। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात तो ये है इस कानून में कि जहां हम एक नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, उस नए भारत में सपना देखने का अधिकार भी यह कानून श्रमिकों को देता है।
मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। 1992 में जब से इस देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, तब से इस दौर में आउटसोर्सिंग के नाम पर बहुत कंपनियों ने जन्म लिया। उस कंपनियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से देश के युवाओं का शोषण कर रही हैं। साथ ही साथ संविदा कर्मी जिनका बड़े पैमाने पे शोषण हो रहा है। काम एक है, प्रदेश अलग अलग प्रदेश में और प्रदेश में भी अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग आउटसोर्सिंग कंपनियों से जो सभापति महोदय बहुत जरूरी है, सबसे जुड़ा विषय है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आउटसोर्सिंग के माध्यम की वजह से लगातार युवाओं का शोषण हो रहा है, संविदा की वजह से शोषण हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं, निवेदन करता हूं। और पहले सभापति महोदय एक सेकंड, केवल एक सेकंड, मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग को लेकर भी देश में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, जिससे देश के युवाओं का शोषण बंद हो। और साथ ही साथ आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, ये बहुत गंभीर विषय है। आज प्रत्येक प्रदेश में अपना अपना कानून बना के आउटसोर्सिंग और संविदा के नाम पे लोगों का प्रारंभ कीजिए।